बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 39 कवर करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ से आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों लेक्चर नंबर 39 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक ये जो आपके 7 लेक्चर्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे मेमोरी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। अब मेमोरी किसे कहते हैं ये आपको बखूबी पता है कि मेमोरी वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपना डाटा जो है वो कुछ देर के लिए टेम्परेरी या फिर परमानेंट जो है वो स्टोर करते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ मेमोरी एलिमेंट। कहता है जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो कभी भी मेमोरी के बगैर ऑपरेट नहीं किए जा सकते। Memory elements used in sequential circuits are relatively small and store few binary bits of information। कहता है जो हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सिक्वेंशियल सर्किट यूज किया जाता है जिनके अंदर हम अपना स्मॉल डाटा ऑफ बिट्स जो हैं वो बाइनरी के अंदर स्टोर करते हैं। लार्ज मेमोरी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कहता है जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी यूज होती है उस मेमोरी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हम या लार्ज अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास स्टोर करते हैं। A computer which executes an application program has the multiple stores in the form of program instructions in large memories। कहते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उनके अंदर जो हमारे पास मेमोरी यूज होती है उस मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम इस तरह से स्टोर करते हैं कि जब हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर किसी भी डिवाइस के अंदर जब हम अपनी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लाइक आपने गूगल क्रोम ओपन किया। अब गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है, जैसे आपने जो है वो MS ऑफिस ओपन किया। MS ऑफिस के अंदर लाइक आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, तो अब MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये क्या है? ये एप्लीकेशन है। तो जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है बाइनरी के अंदर। तो उसको स्टोर करने के लिए हम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए हम बहुत बड़ी मेमोरी का जो है इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आगे, मेमोरी स्टोर डाटा इन यूनिट्स दैट हैव 1 4 8 और हायर नंबर ऑफ बिट्स। कहता है जो हमारे पास मेमोरीज होती हैं उनके अंदर या तो हम 1 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं या 4 बिट का या 8 बिट का या उससे ज़्यादा बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। आगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा इज अ बिट। कहता है जो हमारे पास मेमोरी के अंदर जो स्मॉलेस्ट डाटा हम स्टोर करते हैं ना वो 1 बिट का होता है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा 1 बिट से छोटा डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते। तो मिनिमम जो है 1 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं या उससे उसके बाद हम या तो 1 बिट का स्टोर करेंगे या 4 बिट का या 8 बिट का या उससे ज़्यादा बिट्स का स्टोर करेंगे। और जो इनमें सबसे छोटी बिट का डाटा है वो है जी 1 बिट। सो दोस्तों, अच्छा, डाटा इज आल्सो हैंडल्ड इन अ 4 बिट यूनिट कॉल्ड अ निबल। कहता है अगर आप अपनी मेमोरी के अंदर 4 बिट का डाटा स्टोर कर रहे हो एक रो के अंदर तो कहता है हम उस 4 बिट को निबल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट MCQs हैं, साथ साथ इनको साथ साथ कवर करना है। तो इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ था कि आप इजीली जो है पेपर के अंदर इनको अच्छे से तैयार कर सकें। तो अगर आप अपनी मेमोरी के अंदर 4 बिट का डाटा 4 बिट का जो है डाटा स्टोर कर रहे हो, 4 बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो तो उसको हम निबल कहते हैं 4 बिट्स को। In memory applications, the data is handled as an 8 bit unit called a byte। कहता है अगर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो डाटा है अगर वो 8 बिट में स्टोर कर रहे हो तो 8 बिट को हम जो है वो 1 बाइट कहते हैं। जिस तरह 4 बिट को निबल कहते हैं ऐसे ही 8 बिट को जो है वो बाइट कहा जाता है। विच इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू 4 बिट यूनिट्स डेट आर कॉल्ड निबल। कहता है अब वो जो 1 बाइट होती है मतलब जिसमें हमारे पास 8 बिट है वो 8 बिट हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है किसका? 4 बिट्स का। मतलब 4 बिट और 4 बिट कितनी होती हैं? 4 बिट एक हो और 4 बिट दूसरी हो तो कितना होता है? 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो मतलब 1 बाइट जिसको हम जिसके अंदर 8 बिट्स होती हैं वो बेसिकली आप इस तरह भी कह सकते हो कि इसके अंदर 4 जो है वो बिट्स हैं, मतलब 1 निबल 2 जो निबल्स हैं। तो 4 बिट को हम निबल कहते हैं। तो यानी 2 निबल्स मिलकर क्या बनाती हैं? एक बाइट बनाती हैं और एक बाइट के अंदर जो है या तो 8 बिट्स हो सकती हैं या 4 की 2 निबल्स हो सकती हैं। आगे, अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ वर्ड। कहता है जो हमारे पास कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन होती है उसको कुछ टाइम हम जो है वर्ड कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर बाइट्स। जो कहता है जो हमारे पास एक वर्ड होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है बाइट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है ये सारी चीज़ें कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, 1 निबल के अंदर जो है वो 4 बिट्स होती हैं, 1 बाइट के अंदर या तो 8 बिट होती हैं या फिर 2 निबल्स होती हैं। अच्छा जी, आगे, ईच स्टोरेज एलिमेंट्स ऑफ अ मेमोरी कैन इधर स्टोर लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। कहते हैं जो हमारे पास मेमोरी एलिमेंट होता है उसके अंदर जो एक यूनिट होता है उसके अंदर या तो हम लॉजिक 0 स्टोर करते हैं या लॉजिक 1 स्टोर करते हैं। एंड इज
कॉल्ड अ सेल। कहता है वो जो एरिया मेमोरी का जिसके अंदर हम अपनी एक बिट या तो लॉजिक 0 स्टोर करें या लॉजिक 1 स्टोर करें, कहता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एक सेल कहते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो मेमोरी का एक सेल है, उस सेल के अंदर या तो एक 0 स्टोर होगा या एक लॉजिक 1 स्टोर होगा। अच्छा, आगे मेमोरीज आर अरेंज्ड इन एन अरे एंड ईच सेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफाइंग अ रो एंड कॉलम नंबर। कहता है हमारे पास जो मेमोरी होती है ना, उसको अरेंज किया जाता है एक अरे की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है अरे जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कि मतलब जो एक साथ आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे आप ये नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखें ये एक मेमोरी एलिमेंट्स है जिसको हम अरे कह सकते हैं। देखो ये सारे जो सेल्स हैं, ये क्या है, ये सेल्स हैं डिफरेंट। ये देखो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो सारे आपस में क्या है, कंसेक्टिवली आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है ना, उसमें डिफरेंट रोज होती हैं और डिफरेंट कॉलम्स होती हैं। ठीक है, अब जब हमने मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर करना है या कोई भी डाटा उसमें से रीड करना है ना, तो हम पहले उसका एड्रेस बताते हैं कि हमने अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो इस मेमोरी की किस रो के ऊपर और किस कॉलम के ऊपर स्टोर करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो 1 से लेकर 8 तक आपको रोज दिखाई दे रही हैं, और ये 1 से लेकर 8 तक आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जब डाटा आप स्टोर करोगे ना, तो आप किस तरह से स्टोर करोगे, आप पहले रो का नंबर बताओगे, फिर आप कॉलम का नंबर बताओगे। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 3,6। अब क्या मतलब है इसका मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है इस रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर, उसका जो रो नंबर है वो 3 है, और जो उसका कॉलम नंबर है वो 6 है। अब यहाँ पे देखें रो नंबर कौन सी 3, तो ये देखें ये रो नंबर 3 है। अब इस रो के अंदर हमने किस कॉलम में डाटा स्टोर करना है, 6 वाले कॉलम पे, तो मतलब ये इसका 6 वाला कॉलम है, तो मतलब इस कॉलम के ऊपर। तो अब ये रो नंबर ये और कॉलम नंबर ये, एक मिनट ये क्या हो जाता है यार एक दो। अच्छा, ये देख ज़रा, अगर मैं इस थर्ड वाली रो में आऊँ तो ये रो सेलेक्ट होगी और ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया, मतलब ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। तो आपने जो जो यहाँ पे कहा ना रो नंबर 3, तो ये देखें ये रो नंबर 3 हो गई, और आपने कहा कॉलम नंबर 6, तो ये कॉलम नंबर 6 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सेल बन रहा है। तो इस सेल में हम जाके इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर देंगे। यही बात सारा ऊपर बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं ईच स्क्वायर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट अ मेमोरी सेल्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ बाइनरी 1 और 0। कहते हैं जब भी हम अपना कोई भी एड्रेस स्टोर करते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं, तो उस एड्रेस के अंदर या तो जाके 0 स्टोर होता है या फिर 1 स्टोर होता है। द फर्स्ट 8 बिट्स ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन 1 1 0 0 1 0 1 0 in the first row are stored in 8 cells। कहता है जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये जो हमने वैल्यू स्टोर की हुई है, कहता है ये जो पूरी की पूरी वैल्यू ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर स्टोर है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, आपकी मेमोरी की जो फर्स्ट रो है, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है, और ये कौन सी नंबर वाली रो है, ये फर्स्ट वाली रो है। तो मतलब फर्स्ट वाली रो के 8 सेल्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो ये सारा बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता जी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि मतलब मान लो अगर आपने 64 बिट का डाटा स्टोर करना है, कितनी बिट का, 64 बिट का अगर आपने डाटा स्टोर करना है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि मतलब उसका सिर्फ यही आप डिज़ाइन बना सकते हो कि मतलब 8 रोज हों और 8 कॉलम्स हों। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आपने एक ऐसी मेमोरी बनाई जिसके अंदर 8 रोज़ हैं और 8 ही कॉलम्स हैं, तो मतलब कितने टोटल साइज़ कितने हो गए? तो 8 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं, तो 8 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो जो आता है 64, मतलब इसमें टोटल जो सेल्स हैं वो 64 सेल्स हैं। मतलब इसमें 64 बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अब एक तो इसको बनाने का तरीका ये है, दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप जो है इसमें एक रो में मैक्सिमम 4 सेल्स स्टोर कर रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम कितने सेल्स स्टोर कर रहे हो, 4 जो है वो आपके पास सेल्स हैं, तो फिर आपको कितनी रोज बनानी पड़ेंगी, फिर आपको 16 रोज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर दोस्तों एक रो में 4 सेल्स हैं, तो फिर टोटल 16 रोज होंगी, तो फिर आपकी 64 इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होगी। ये इसका दूसरा डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं, ये देखो। दूसरी इसकी पॉसिबल डिज़ाइन ये वाला हो सकता है कि एक रो के अंदर मैक्सिमम 4 वैल्यू स्टोर हो रही हैं, मतलब 4 जो है सेल्स हैं, तो इसमें टोटल जो रोज होंगी वो कितनी होंगी, 16 होंगी। क्योंकि 16 होंगी तो फिर 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे जितने उसमें सेल्स हैं, तो कितने सेल्स हैं एक रो में, 4, तो 16 मल्टीप्लाई 4, ये जवाब आ गया आपके पास 64। ठीक हो गया। ऐसे सर कह रहे हैं कि इसका एक और तरीका भी हो सकता है, इसको डिज़ाइन करने का मेमोरी को ये वाला तरीका भी हो सकता है कि अगर मान लो आपके पास एक रो में सिर्फ एक ही सेल है, एक सिंगल सेल है, तो फिर इसके लिए जो आपके पास रो बनानी पड़ेंगी वो कितनी होगी, 64, मतलब 64। ये देखिए ना, एक रो में अगर एक सेल सिर्फ आप एक सिंगल बिट स्टोर कर रहे हो, तो फिर आपको 64 बिट स्टोर करने के लिए कितने सेल्स बनाने पड़ेंगे, कितनी रोज बनानी पड़ेंगी, 64 रोज जो है वो बनानी पड़ेंगी। ये आप देख सकते हो 64 रोज। ठीक है, और यहाँ पे देखो 16 रोज
और हर रो के अंदर 4 कॉलम्स। तो टोटल देखो 64 सेल्स की मेमोरी बनाने के लिए हमारे पास 3 मैंने आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिखाए हैं। पहला डिज़ाइन जिसमें 8 रोज़ थी, 8 कॉलम्स है। दूसरा डिज़ाइन वो जिसमें 16 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं। और तीसरा डिज़ाइन वो जिसमें 64 रोज़ हैं और 1 रो में ईच जो है वो सेल है। ठीक है? तो ये इसके डिफरेंट डिज़ाइन आपको दिखाए गए हैं कि मेमोरी को बनाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उसको उसमें सॉरी डाटा अरेंज करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है मेमोरी कैपेसिटी एंड डेंसिटी। अब सर मेमोरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? मेमोरी कैपेसिटी ये होती है कि आपकी मेमोरी में मैक्सिमम कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। मान लो कि आपके पास एक मेमोरी है, ठीक है? और उसमें जो है वो 16,000 जो है वो बाइट स्टोर हो सकती है। कितनी? 16K बाइट्स स्टोर हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो 16,000 बाइट्स है। कि मतलब इस मेमोरी के अंदर मैक्सिमम 16,000 बाइट्स का जो डाटा है वो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मेमोरी डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं कि आपकी एक सिंगल यूनिट ऑफ एरिया के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो। मान लो ये तो अच्छा, मेमोरी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो आपकी ओवरऑल कंप्लीट मेमोरी को फॉलो कर रही थी। मतलब एक पूरी कंप्लीट मेमोरी के अंदर टोटल मैक्सिमम कितनी स्पेस आप स्टोर कितनी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हो वो कहलाती है मेमोरी कैपेसिटी। और दोस्तों उस मेमोरी के अंदर एक जो सिंगल सेल होता है, एक सिंगल जो सेल होता है, उस सिंगल सेल या आप सिंगल एरिया कह सकते हो, उस सिंगल यूनिट ऑफ एरिया के अंदर आप कितनी बिट स्टोर कर सकते हो वो आपकी मेमोरी डेंसिटी कहलाएगी। मान लो जैसे आपके पास एक मेमोरी के अंदर एक एरिया है, सिंगल यूनिट ऑफ एरिया, जिसमें आप मैक्सिमम सिर्फ एक ही बिट स्टोर कर रहे हो। कितनी? सिर्फ एक बिट स्टोर कर रहे हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी की डेंसिटी है वो कितनी है? 1 है। ऐसे ही मान लो अगर आप इसी सेम एरिया के अंदर अगर 2 बिट्स स्टोर कर रहे हो, मतलब 2 सेल्स हैं आपके पास, मतलब एक यहाँ पे बिट स्टोर कर रहे हो, एक यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी मेमोरी की जो डेंसिटी है वो 2 है। तो मतलब एक मेमोरी की एक सिंगल यूनिट ऑफ एरिया के अंदर जितनी आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे ना वो उसकी मेमोरी की डेंसिटी कहलाएगी। और ओवरऑल कंप्लीट मेमोरी के अंदर जो मैक्सिमम आप अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे उसको हम मेमोरी की कैपेसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईच मेमोरी अरे हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि एक कंप्लीट मेमोरी के अंदर स्टोर होने वाली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको हम मेमोरी की कैपेसिटी कहते हैं। अब जो यहाँ पे मेमोरी की कैपेसिटी फाइंड करने के उसने डिफरेंट तरीके बताए हैं। हम ये देखें, पहले अगर हम मान लो एक मेमोरी जिसके अंदर 16,000 इंटू 8 मेमोरी जो है वो स्टोर की जा सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये 16,000 बेसिकली आपकी स्टोरेज है, और ये जो 8 है ना ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बाइट को। ठीक है? कि मतलब ये कहना मतलब ये बिट्स मतलब ये कह रहा है 8 बिट्स। अब आपको पता है 8 बिट्स किसमें होती हैं? 8 बिट का मतलब है 1 बाइट। तो बेसिकली ये जो 8 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिट्स को, कि कितनी बिट्स इस 16,000 के अंदर 16,000 मेमोरी के अंदर कितनी बिट्स जो है वो स्टोर होंगी। तो ये बेसिकली बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी ओवरऑल मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो अब दोस्तों मान लो अगर अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर अगर मैंने ये फाइंड करना हो कि मेरे पास इस मेमोरी में टोटल बिट्स कितनी स्टोर होंगी, ठीक है? तो फिर मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ उसका? बड़ा आसान तरीका है। सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो कैलकुलेटर है वो ओपन करूँगा, ठीक है? आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ और इसको करने का कोई खास तरीका नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। ये देखें ज़रा। अब देखिए ये तो मुझे पता चल गया कि जहाँ पे ये जो 16,000 है इसका मतलब ये है कि 1 बाइट, मतलब ये 16,000 बाइट्स लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता चला ये 16,000 बाइट्स लिखा हुआ है? क्योंकि इसके इसके आगे ये जो इंटू 8 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली बता रहा है कि 8 बिट्स। अब आपको पता है 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। लिहाजा मुझे समझ आ गई कि ये 16,000 बाइट्स की बात कर रहा है। तो ये देखा सर ने लिखा भी हुआ है स्टोर्स 18 के बाइट्स और 16 इंटू 1024। अब इसने कैसे किया दोस्तों? ये देखिए ज़रा। दोस्तों 16,000 बाइट्स को अगर आपने कन्वर्ट करना हो ना प्रॉपर बाइट्स के अंदर, तो दोस्तों उसका तरीका ये होगा कि आपको इन 16,000 को पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 16,000 बड़ा किस में लिखा हुआ है? ये 16,000 बेसिकली लिखा हुआ है एमबी के अंदर। किसके अंदर? एमबी के अंदर। क्योंकि अभी हमने बाइट्स निकालनी है, तो बाइट्स के जो ऊपर यूनिट होता है ना उसको हम एमबी कहते हैं, मतलब मेगाबाइट्स कहते हैं इसको। तो 16,000 मेगाबाइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट के अंदर बेसिकली 1024 जो है वो बाइट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये 16,000 को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1024 के साथ। कि 16,000 लिखा हुआ ना, तो 16,000 बाइट्स का मतलब 16 एमबी 16 एमबी। तो अभी इस 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 एमबी में, जो कि 1024 बाइट्स होती हैं, लिहाजा मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 1024 के साथ। तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने 16 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 1024 के साथ। ठीक है? ये देखिए मेरे पास जवाब आ गया 16
384, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये लिखा हुआ है 16 384 बाइट्स हैं। इसका मतलब है 16,000 के अंदर 16,000 इंटू 8 के मेमोरी एलिमेंट अगर हो तो उसके अंदर कितनी बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं? 16,384 बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं। अब ये बाइट्स है, अब इनको मैंने अगर बिट्स में कन्वर्ट करना हो तो मुझे ये पता है कि एक बाइट के अंदर जो है 8 बिट्स होती हैं। इसका मतलब मेरे पास ये जो अमाउंट आई है 16,384, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 के साथ तो मेरे पास बिट्स आ जाएंगी। तो ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये आंसर आया बाइट्स के अंदर। अब इसको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ? 8 के साथ, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। इक्वल दबाया, ये देखिए कहता है 1,31,072 नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो स्टोर की जा सकती हैं। तो इसका मतलब दोस्तों इस मेमोरी की जो कैपेसिटी है ओवरऑल वो कितनी है? 1,31,072 बिट्स इसकी मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक एग्जांपल सर दे रहे हैं। ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं आगे। 32K इंटू 4 मेमोरी। अब यहाँ पे देखें 32K बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है 32,000 को, कि 32,000 इसमें जो है वो क्या स्टोर की जाती है? निबल्स। अब मुझे कैसे पता चला ये 32,000 निबल्स हैं दोस्तों? ये क्योंकि इसके आगे इंटू 4 लिखा हुआ है। इंटू 4 का मतलब है यहाँ पे 4 जो है बिट्स को, जैसे यहाँ पे 8 जो है बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसे यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 4 अगर बिट्स हों तो मुझे बताएं वो कितनी बाइट्स बनती हैं? वो हाफ बाइट बनती है, और हाफ बाइट का मतलब है 1 निबल। तो मुझे ये समझ आ गई कि जो 32,000 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली 32,000 निबल्स हैं। 32,000 क्या है? निबल्स हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको निबल्स में कन्वर्ट करने के लिए, इनको निबल्स में कन्वर्ट करने के लिए या बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए 32K लिखा हुआ ना, तो ये बेसिकली किसके अंदर है? ये लब का भला करे, ये उसके अंदर है, एमबी के अंदर है, ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा निबल्स के अंदर, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1024 के साथ, क्योंकि ये भी एमबी के अंदर, तो लिहाजा मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा 32 को। ये देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले। ये क्लियर किया मैंने 32 को, क्योंकि 32,000 है ना, तो ये एमबी के अंदर है, तो 32 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ? 1024 के साथ, 1024 के साथ, 24 सॉरी, 1024 इक्वल दबाया तो ये देखो 32,768, 32,000, ये देखो ये लिखा आ गया 32,768 जो है निबल्स हैं इसके अंदर। 32,000 के अंदर टोटल निबल्स कितनी है? 32,768। अब इसको अगर आपने बिट्स में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता है कि अगर एक निबल हो तो उसके अंदर 4 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स होती हैं। इसका मतलब है इस 32,768 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो आपके पास बिट्स आ जाएंगी। तो अब ये जो आंसर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 4 के साथ, इक्वल दबाऊंगा तो ये देखिए कहता है 1,31,072 जो है बिट्स इसके अंदर इंफॉर्मेशन मैक्सिमम स्टोर की जा सकती है। तो यानी कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 16,000 हो या 32,000 हो, वो उसके आगे जो लिखा होता है ना इंटू 8, अगर वो 8 लिखा हुआ है तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले तो आपने इस के को कन्वर्ट करना है बाइट्स के अंदर, ठीक है, या निबल्स के अंदर। तो कन्वर्ट करने का सेम तरीका है, चाहे वो बाइट्स में इंफॉर्मेशन हो चाहे निबल्स में हो। कन्वर्ट करने का पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपने जो भी जितने भी के आपको वैल्यू दी गई है 32,000 है, 16,000 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1024 के साथ। जब 1024 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास बाइट्स या फिर निबल्स आ जाएंगी। कितनी क्या आ जाएंगी? बाइट्स या फिर निबल्स आ जाएंगी। फिर अगर वो बाइट्स हैं तो आप उस अपने आने वाले आंसर को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ। कितने के साथ? 8 के साथ, क्योंकि बाइट के अंदर एक 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर वो निबल है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 4 के साथ, तो फिर आपके पास टोटल बिट्स फाइंड होके आ जाएंगी। तो ये जो है देखें दोनों एग्जांपल के अंदर सेम आंसर आया बिट्स का, कि अगर हमारे पास चाहे जो है ना वो 16,000 बाइट्स हों या चाहे आपके पास 32,000 निबल्स हों, तो जनाब उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ रहा है 1,31,072 बिट्स जो है वो आप इसकी मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है जो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और उसके बाद कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच केस इज 1,32,072, यानी वो कह रहा है इन 1,32,072 बिट्स को स्टोर करने के लिए आपकी मेमोरी के अंदर कितने सेल्स होंगे? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टार्ट के ऊपर कि मेमोरी के एक सेल के अंदर मैक्सिमम सिंगल बिट स्टोर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 1,31,072 बिट स्टोर करनी है तो मुझे अपनी मेमोरी के अंदर 1,31,072 सेल जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। आगे मेमोरी डेंसिटी ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। आगे वो नेक्स्ट अब मेमोरी डेंसिटी की बात कर रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेमोरी डेंसिटी वो बता रहा है कि एक एक जो आपके पास पर यूनिट एरिया होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी आप बिट्स स्टोर करते हो, वो बेसिकली आपकी मेमोरी डेंसिटी कहलाती है।
ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट, मेमोरी सिग्नल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन ऑन मेमोरी। कहता है हम हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके अंदर डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनकी अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं। टू बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन मेमोरीज। कहता है हमारे पास जो मेमोरीज होती हैं उनके ऊपर दो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। दैट इज रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी एंड राइटिंग ऑफ डाटा टू द मेमोरी। कहता है दो ऑपरेशन कौन कौन से, या तो आप मेमोरी के अंदर डाटा रीड करते हो या फिर डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर राइट करते हो। तो ये दो बेसिक जो है वो मेमोरी के ऑपरेशंस हैं। अब इनके डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मेमोरी दिखाई जा रही है, दिस इज अ मेमोरी। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, ये बेसिकली मेमोरी की ब्लॉक डायग्राम है, इसको आपने अच्छे से समझना है। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास मेमोरी सिलेक्ट है, ये बेसिकली एक सिग्नल है जो ये बता रहा है कि आपने सबसे पहले मेमोरी को सिलेक्ट करना होता है। जब भी आप मेमोरी में डाटा राइट या रीड करते हो तो सबसे पहले आप अपनी मेमोरी को सिलेक्ट करते हो। मेमोरी सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? मेमोरी सिलेक्ट करने का दोस्तों मतलब ये है कि मान लो अगर आपके लैपटॉप के अंदर 2 मेमोरीज़ लगी हुई हैं, मेमोरी नंबर 1 एंड मेमोरी नंबर 2। होता है ना कि आप अपने, जैसे वो आपको पता है कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा करने के लिए एक से ज़्यादा मेमोरीज़ लगवाते हैं। जैसे आप भी लगवाते होगे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, आप कहते हो मुझे ना 4-4 जीबी की 2 रैम्स लगा दो। ठीक है? आप कहते हो मुझे 4-4 जीबी की 4 रैम्स लगा दो। आप कहते हो मुझे 8-8 जीबी की 2 रैम लगा दो। तो आप कहते हो ना ऐसे, तो मतलब लाज़मी नहीं कि आपके आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर सिर्फ़ एक ही रैम हो। तो अगर दोस्तों आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा रैम है, तो उसमें हम पहले सबसे पहले ये बताते हैं कि हमने डाटा जो रीड करना है या राइट करना है वो किस मेमोरी में करना है। अगर मान लो 2 रैम लगी हुई हैं, तो उसमें से सॉरी 2 मेमोरीज़ हैं, तो उसमें से किस मेमोरी को हमने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मेमोरी का सेलेक्ट का सिग्नल देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी अगर मान लो 2 मेमोरी लगी हुई हैं, तो उनमें से कोई एक मेमोरी जो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर दोस्तों आप क्या करते हो, फिर आपके पास यहाँ पे 2 सिग्नल्स हैं, एक रीड का सिग्नल है और एक राइट का सिग्नल है। अगर आपने डाटा रीड करना है, तो आप यहाँ पे रीड का सिग्नल मतलब फॉरवर्ड करोगे, और अगर आपने डाटा राइट करना है, तो फिर आप यहाँ पे राइट का सिग्नल दोगे, जिसके साथ पता चल जाएगा कि आपने डाटा राइट करना है या रीड करना है। उसके बाद दोस्तों ये एड्रेस बस है। ये एड्रेस बस बेसिकली क्या करती है? ये बेसिकली ये बताती है कि आपने डाटा जो रीड करना है या राइट करना है वो इस मेमोरी की किस रो से करना है। आपको पता है ना यहाँ पे डिफरेंट रोज़ होती हैं मेमोरी के अंदर, जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया था। तो ये बेसिकली एड्रेस बस जो है वो रो सेलेक्ट करती है जिस रो से आपने डाटा रीड करना है या जिस रो में आपने डाटा राइट करना है। और ये एड्रेस डिकोडर है कि आप पीछे से जो भी एड्रेस बताओगे वो एड्रेस पहले डिकोड होगा और उसके बाद जो है वो वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी रोज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों यहाँ पे टोटल रोज़ है कितनी, 9, जो 0 से लेकर कहाँ तक है, बेसिकली 8 तक है। ठीक है? अब दोस्तों 0 से लेकर 8 तक अगर आपके पास रोज़ हैं, तो इन रोज़ का एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा। क्या बोला? अगर मान लो आपने 0 वाली रो सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे एड्रेस दोगे 0, 0, 0, 0, 4 बिट का एड्रेस दोगे। अब यहाँ पे 4 बिट का एड्रेस मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो 8 है ना, 8 की बाइनरी क्या होती है? 8 की बाइनरी होती है 1000। 8 की बाइनरी होती है 1000। तो यानी जो मैक्सिमम हमारे पास रो है ना, उसकी बाइनरी चूँकि 4 बिट्स की है, इसलिए मैंने यहाँ पे तमाम बिट्स के लिए 4 बिट का एड्रेस जो है वो यूज़ करूँगा। अगर मैं 3 बिट का एड्रेस चूज़ करूँगा, दोस्तों उससे मेरी ये वाली लास्ट वाली रो सेलेक्ट फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 बिट का एड्रेस यूज़ कर दिया, जिससे मेरी ये सारी रो सेलेक्ट हो सकती हैं। तो ये 0 वाली रो है, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, 4 वाली, 5, 6 और ये 7 वाली रो है। अब जब यहाँ पे आप एड्रेस दोगे ना 0, 0, 0, 0, तो आपकी बेसिकली ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपने जो डाटा रीड करना है वो रो नंबर 0 से करना है, या जो डाटा राइट करना है वो रो नंबर किसमें करना है, 0 में करना है। समझ आ गई बात की? और उसके बाद ये दोस्तों आपकी डेटाबेस है। जिस डेटाबेस में आपने अगर डाटा रीड करना है, तो वो डाटा आपका जो पीछे से रीड आपने करना है, सॉरी मेमोरी से जो डाटा रीड करना है, वो डाटा मेमोरी में से रीड होने के बाद इस डेटाबेस के थ्रू जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और दूसरा क्या है, राइट राइट में क्या होगा कि जो डाटा आपने राइट करना है वो यहाँ से होता हुआ इस डेटाबेस में आएगा, और ये डेटाबेस जो है उस डाटा को इस मेमोरी के अंदर क्या कर देगी, राइट कर देगी। तो ये इसके दोस्तों डिफरेंट ऑपरेशन थे, डिफरेंट सिग्नल थे। आगे इन्हीं ऑपरेशन और इन्हीं सिग्नल की बात हो रही है, रीड एंड राइट सिग्नल, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें डाटा रीड करना है या राइट करना है। ये मैंने आगे जो थ्योरी थी उसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद एड्रेस सिग्नल ये बताता है कि आपने किस रो के ऊपर जो है डाटा रीड करना है, किस रो से डाटा रीड करना है और किस रो में डाटा राइट करना है। यानी आपकी रो सेलेक्ट होती है या आपका एड्रेस, वो लोकेशन सेलेक्ट होती है आपकी मेमोरी के अंदर, जिस लोकेशन से आपने डाटा रीड या राइट करना है। उसके बाद डाटा सिग्नल बेसिकली आपका क्या करता है, आपका डाटा जो है वो या तो रीड करता है या राइट करता है।
ठीक है, तो ये डाटा सिग्नल सिग्नल का काम होता है। उसके बाद मेमोरी सेलेक्ट और अनेबल सिग्नल, ये आपको पता है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। मेमोरी सेलेक्ट सिग्नल कौन सा होता है, जिसमें आप बेसिकली आप अपनी मेमोरी सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सी मेमोरी, अगर आपके पास मान लो 2 मेमोरीज हैं, तो उसमें से किस मेमोरी के ऊपर आपने डाटा जो है रीड या राइट करना है, वो सेलेक्ट की जाती है, तो उसको मेमोरी सेलेक्ट और अनेबल सिग्नल कहते हैं। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेमोरी रीड ऑपरेशन। अब वो सबसे पहले आपको मेमोरी के अंदर अगर आपने डाटा रीड करना है, तो उसका प्रॉपर स्टेप्स बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने मेमोरी में डाटा रीड करना है, तो उसकी बेसिकली ऑपरेशन रीड, मेमोरी की रीड ऑपरेशन जो है डायग्राम दिखाई जा रही है कि मान लो ये आपके पास मेमोरी है, ये एड्रेस डिकोडर है, ये आपके पास एड्रेस बस है जिसमें आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हो, ये आपके पास डाटा बस है और ये मेमोरी सेलेक्ट है। और ये देखो ज़रा, सबसे पहले आप ज़रा गौर से सुनिएगा दोस्तों कि सबसे पहले जब भी आपने मेमोरी में डाटा रीड करना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कैसे ये स्टेप परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहला सिग्नल जाएगा मेमोरी के पास मेमोरी सेलेक्ट का, कि आपने कौन सी मेमोरी जो है वो डाटा रीड के लिए यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी मेमोरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रीड का सिग्नल अप्लाई करेंगे। जैसे ही रीड का सिग्नल अप्लाई होगा, जिसके साथ ये पता चल जाएगा कि हमने डाटा जो है वो रीड करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक यानी 8 रोज़ है। तो इन 8 रोज़ के लिए मतलब 0 से 7 तक जो रोज़ हैं, इनके लिए हम 3 बिट्स का जो है वो एड्रेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम देखें नेक्स्ट, जब आपने यहाँ से रीड का सिग्नल आपने अप्लाई कर दिया कि ठीक है मुझे डाटा रीड करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे लोकेशन आपने कौन सेलेक्ट किया है, 100। दोस्तों बेसिकली आपको पता है ना 4 की बाइनरी होती है, ये किसकी बाइनरी है, 4 की बाइनरी है। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे इस एड्रेस बस के थ्रू आप बेसिकली ये बता रहे हो 100 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखें, ये रो नंबर जो है 4 सेलेक्ट हो गई है, ये आप देखते हो रो नंबर 4 हाईलाइट की हुई है सर ने। तो रो नंबर 4 यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब इस रो नंबर 4 में जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसको आप क्या करोगे, रीड करोगे यहाँ से, और रीड करने के बाद उसको यहाँ से डाटा बस के थ्रू जो है कहाँ भिजवा दोगे, डाटा बफर के अंदर भिजवा दोगे। तो मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन रीड करनी थी, वो यहाँ से मेमोरी से उठ के कहाँ चली गई है, डाटा बस के थ्रू डाटा बफर में जाके स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका प्रॉपर रीड ऑपरेशन था, जिसके साथ हम जो है सारे स्टेप परफॉर्म करके डाटा रीड किया। उसको दोस्तों मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करने का ऑपरेशन होता है, वो भी सेम ऐसे ही होता है। सबसे पहले हम अपनी मेमोरी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे राइट का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर जिस रो में डाटा राइट करना है, वो वही रो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एड्रेस बस के थ्रू हम अपना एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे 011 का मतलब है 3, क्योंकि ये 3 की बाइनरी है, 011 ये 3 की बाइनरी। तो देखें ये रो नंबर 3 सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, जैसे रो नंबर 3 सेलेक्ट हुई, अब इस डाटा बफर के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा, उस डाटा को हम यहाँ पे इस डाटा बस के थ्रू लाएंगे और लाकर इस मेमोरी की इस रो नंबर 3 के ऊपर क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। चूंकि ये राइट ऑपरेशन था, तो इसमें क्या होता है, इसमें डाटा जो है वो डाटा बफर से आता है और आकर यहाँ पे मेमोरी के अंदर वो उस लोकेशन पे राइट हो जाता है जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की होती है। ठीक है, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है मेमोरी की टाइप्स। अब यहाँ पे 2 मेजर टाइप्स होती हैं मेमोरी की। एक को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी शॉर्टली रैम कहते हैं एक को, एंड दूसरी को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहते हैं एक को शॉर्टली। यानी रैम मेमोरी की जो है 2 टाइप्स होती हैं, एक रैम और एक रोम। रैम का स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले चलते हैं। दूसरी जो रैम होती है ना, रैम, इसमें डाटा जो है वो आप राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। ये आगे लिखा भी होगा कि देखें, रैम अलोज आर रीड और राइट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट एट एनी एड्रेस। तो जो हमारे पास रैम होती है, उसमें डाटा हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। आगे, रैम मेमोरीज डू नॉट स्टोर परमानेंट डाटा। कहते हैं जो हमारे पास रैम होती है ना, इसमें डाटा आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, लेकिन रैम के अंदर डाटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता। आगे, रैम मेमोरीज आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों मेरे रैम को जो है वो हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी दोस्तों एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि डाटा वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक आपने उसको अपनी जो सिस्टम है उसको पावर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आपने उसके साथ पावर कट ऑफ करनी है, पावर का मतलब आपकी ये जो बिजली है, करंट, जैसे ही उसको अपने पावर से कट ऑफ करना है, तो फ़ौरन से रैम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है। तो ये लिखा भी हुआ है, रैम मेमोरीज आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। ये इसका शॉर्टकट नाम, ये इसका दूसरा नाम है। इसको आपने एज एमसीयू याद रखना है। एज दे लॉस डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, कि जैसे ही आपकी पावर टर्न ऑफ होनी है, बंद होनी है, तो आपका जो डाटा है वो रैम से लॉस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने मेमोरी की जो दूसरी टाइप पढ़ी है वो कौन सी है, रोम। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी चिप्स रिटेन डाटा परमानेंटली इवन इफ द पावर टू आर रोम चिप्स इज टर्न्ड ऑफ। तो जो हमारे पास रोम होती है
इसके अंदर डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर किया जा सकता है, चाहे आप अपनी जो सप्लाई है वो ऑफ कर भी दो, फिर भी रोम के अंदर जो डाटा परमानेंट सेव रहता है। और दोस्तों रोम के अंदर डाटा जो है वो आप सिर्फ ओनली रीड कर सकते हो, क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा राइट नहीं किया जा सकता, बस ओनली इसमें डाटा रीड किया जा सकता है। उसके बाद रोम चिप्स आर आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कहता है हम जो है रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है, चाहे आप अपनी मेमोरी को पावर सप्लाई से कट ऑफ भी कर दो। आगे, रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड contain important information which is required to start boot of the computer। कहता है जो हमारे पास रोम होती है ना, इसको हम जो है वो कब प्रोग्राम करते हैं, जब इसको बनाया जा रहा होता है, मतलब जिस जो कंपनी इसको बनाती है ना रोम को, वो कंपनी ही ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर बनाने के दौरान इसको जो है वो प्रोग्राम कर देती है, और इसको प्रोग्राम मैन्युफैक्चर के दौरान किया जाता है। और दूसरी बात ये दोस्तों जो रोम है, कहता है इसके अंदर बेस हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम सिर्फ वही स्टोर करते हैं, लाइक जैसे बूटअप मीन जैसे विंडो का बूटअप होता है ना, कि आप या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटअप होता है कि आपने अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो आपको पता है कि वो ऑन कैसे होता है, कि सबसे पहले वो बूट होती है, अपनी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले वो बूट किया जाता है, उसको स्टार्टअप किया जाता है। फिर जब वो स्टार्टअप होता है फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर या फिर आपकी लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल जो है वो ऑन होता है। तो बेसिकली आपको वो जो बूटअप सेटअप है ना, वो कहाँ पड़ा होता है, रोम के अंदर पड़ा होता है। वो रोम में क्यों पड़ा होता है, क्योंकि रोम के अंदर आपको पता है डाटा जो है परमानेंट स्टोर होता है, पावर सप्लाई ऑफ हो भी जाए तो फिर भी डाटा परमानेंट स्टोर रहता है, इसलिए हम जो अपना बूटअप सेटअप है उसको रोम के अंदर जो है स्टोर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपने रोम और रैम दोनों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी रीड कर ली है, पढ़ ली है, समझ ली है। अब आगे साथ जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी जो रैम है आपकी, उसकी आगे डिटेल से आप बात करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट लिखा हुआ है रैम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब रैम की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ऐसी ऐसी रैम जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी जिसमें हमारा डाटा जो है रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, और रैम के अंदर डाटा जो है परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे कहता है हमने रैम को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक रैम और एक को हम कहते हैं डायनामिक रैम। दूसरी जो स्टैटिक रैम होती है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जो है फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास डायनामिक रैम होती है उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहता है तब तक जब तक आपके पास सप्लाई है। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर डाटा रिमूव नहीं होता, जब जब तक आप सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है तब तक फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर के अंदर भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, मतलब कैपेसिटर के अंदर ना थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद डाटा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, चाहे आपने पावर सप्लाई बंद नहीं ना भी की, फिर भी कैपेसिटर में से डाटा कुछ देर के बाद खुद ब खुद क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, डायनामिक मेमोरी का। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हम फिर उस कैपेसिटर्स में डाटा को परमानेंट मतलब टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, मतलब वो डाटा जो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद लॉस हो रहा है ना, उसको वो लॉस ना हो, उसके लिए हम बार बार क्या करते हैं, एक जो है वो रिफ्रेश सिग्नल साइकिल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ये रिफ्रेश सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिससे बार बार हमारा डाटा जो है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर ही रहता है, वो लॉस नहीं होता। समझने की बात की। अब यहाँ दोस्तों एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रैम के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। दूसरी जो स्टैटिक रैम होती है ना, इसके अंदर चूँकि फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल जो है रिफ्रेश साइकिल जो है बार-बार प्रोवाइड नहीं करते, लिहाज़ा स्टैटिक रैम की स्पीड जो है वो जो है थोड़ी स्लो होती है। स्टैटिक रैम की स्पीड थोड़ी क्या होती है? स्टैटिक रैम फास्ट हाँ, सॉरी, स्टैटिक रैम की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम के। तो स्टैटिक रैम की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल जब आपने सिग्नल प्रोवाइड नहीं करना तो उसके लिए आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होता है, लिहाजा इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो दोस्तों दोस्तों जो डायनामिक रैम होती है, इसकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो होती है। लेकिन दोस्तों दोनों में एक और चीज़ जो है वो ये है कि डायनामिक मेमोरी जो है वो फास्ट तो सॉरी स्लो तो होती है, लेकिन इसमें जो है डाटा जो है आपका कैपेसिटर के अंदर चूँकि स्टोर हो रहा होता है, इसलिए डाटा को जो है वो ज़्यादा मिकदार में जो है स्टोर किया जा सकता है। जबकि जो आपकी स्टैटिक रैम है ना, इसमें इसकी स्पीड तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो डेंसिटी है ना, मतलब रैम मेमोरी डेंसिटी जो है वो थोड़ी होती है, मतलब इसमें थोड़ी अमाउंट में डाटा जो है स्टोर किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसके वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज जो है वो याद रखना है। यहाँ एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्टैटिक रैम फास्टर होती है, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा स्टोर किया जाता है। लेकिन डायनामिक रैम जो है वो स्लो होती है, लेकिन इसमें डाटा डाटा जो है वो ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है।
तो ये इसका दोनों का एक फ़ायदा हो गया और एक नुकसान हो गया। आगे ये देखें, ये लिखा हुआ है डायनामिक मेमोरीज हैव अ हाई स्टोरेज डेंसिटी। अच्छा जी, आगे दोस्तों स्टैटिक रैम की बात की जा रही है। अब आपको पता है स्टैटिक रैम जिसमें हम फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, और उसके बाद इसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, लेकिन इसमें थोड़ा डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सर्किट डायग्राम ऑफ स्टैटिक रैम सेल बेस्ड ऑन अ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे स्टैटिक रैम के अंदर जो एक सिंगल सेल होता है ना, जिसमें हम यहाँ तो जीरो स्टोर करते हैं या फिर वन स्टोर करते हैं, उसकी यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिखाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली स्टैटिक रैम का एक सिंगल सेल है जिसके अंदर ये देखें फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, डी फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पे उसकी अनेबल जो है वो ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये सेल है, सिलेक्शन इनपुट है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने डाटा राइट करना है या रीड करना है। सॉरी मेमोरी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेमोरी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये डब्ल्यू का मतलब है राइट, कि आपने यहाँ पे डाटा जो है अगर राइट करना है तो यहाँ पे इसको एक्टिव कर देंगे। अगर दोस्तों मान लो अब आपने दोस्तों अगर डाटा जो है सिर्फ ओनली रीड करना है, ठीक है, तो फिर इसका ये आप कैसे वर्किंग करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सेलेक्ट सिग्नल के ऊपर वन अप्लाई करोगे, क्या कर दोगे, सेलेक्ट सिग्नल के ऊपर वन अप्लाई करोगे, लेकिन राइट के ऊपर जीरो अप्लाई करोगे, क्योंकि अगर आपने डाटा सिर्फ रीड करना है, राइट नहीं करना, तो फिर आप ये जो राइट सिग्नल है इसको जीरो कर दोगे, सिर्फ ये सेलेक्ट सिग्नल को वन कर दोगे। जैसे दोस्तों आपने सेलेक्ट सिग्नल वन किया तो उससे क्या हुआ, ये जो वन है यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा ट्राई स्टेट बफर के पास। जैसे दोस्तों ट्राई स्टेट बफर के पास वन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से रीड करके इस ट्राई स्टेट बफर को देंगे। तो और आपको पता है कि ट्राई स्टेट बफर के ऊपर अगर यहाँ पे अनेबल इनपुट जो है वन हो, तो क्या होता है कि ये ट्राई स्टेट बफर उस आने वाली इनपुट को एज ए आउटपुट जो है यहाँ पे डाटा आउटपुट के ऊपर दिखाएगा आपको, ठीक है, मतलब यूटिलाइज करेगा, ठीक है। ये ट्राई स्टेट बफर का काम है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ये था रीडिंग, इसका मतलब रीडिंग साइड। अब अगर दोस्तों आपने इसी साइड से डाटा राइट करना हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर बेसिकली आप यहाँ पे ये दो सिग्नल प्रोवाइड करोगे इस तरह से कि आप सेलेक्ट सिग्नल भी वन प्रोवाइड करोगे और आप यहाँ पे राइट सिग्नल भी वन अप्लाई करोगे। जैसे दोस्तों आपने सेलेक्ट सिग्नल वन अप्लाई किया और राइट सिग्नल भी वन अप्लाई किया, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो एंड गेट है ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एंड गेट एक्टिव होगा तो यहाँ पे जो आपकी क्लॉक पल्स है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्लॉक पल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपको पता है क्लॉक पल्स मिलना स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे जो भी आपने डाटा राइट करना है वो डाटा यहाँ पे डाटा इनपुट के थ्रू इस डी फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप को डाटा मिलेगा, वो डाटा बेसिकली चूंकि आपने राइट करना था, वो डाटा बेसिकली जैसे यहाँ से आएगा तो वो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ वो डाटा जो है वो यहाँ पे आपकी क्यू आउटपुट के ऊपर भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। जो डाटा आपने यहाँ पे राइट किया वो आपको यहाँ पे क्यू आउटपुट के ऊपर भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपने अगर जो डाटा आपने राइट किया है इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर, अगर उसको एज ए आउटपुट जो यूटिलाइज भी करना है, तो वो आप यहाँ पे इस ट्राई स्टेट बफर के थ्रू जो है उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट सिग्नल भी जो है वो वन है, जिसका मतलब ये ट्राई स्टेट बफर अनेबल है। तो यहाँ पे जो डाटा आपने राइट किया है अभी अभी, उसको आप चाहो तो इस ट्राई स्टेट बफर के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, यूटिलाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों ये एक डायग्राम दिखाई जा रही है बेसिकली स्टैटिक मेमोरी की। अब आपको पता है ऊपर आपने जो पढ़ी है ना वो सिंगल सेल की थी, मतलब स्टैटिक मेमोरी के अंदर एक सिंगल सेल की। अब आपको पता है सिंगल सेल तो होता नहीं, स्टैटिक मेमोरी के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल सेल्स की जो है वो सर्किट डायग्राम दिखाई जा रही है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कितने एक रो के अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन और चार, मतलब चार फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं एक रो के अंदर। इसका मतलब ये है कि एक रो के अंदर यहाँ पे चार बिट स्टोर होंगे। कितने बिट, क्योंकि आपको पता है ना एक फ्लिप फ्लॉप में एक सिंगल बिट स्टोर होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक रो में यहाँ पे चार फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं तो बेसिकली इसमें चार जो है वो बिट्स स्टोर होंगी एक रो के अंदर, ठीक है। यही वजह यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों ये डिकोडर है, 3x8 डिकोडर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आपके पास कितनी रोज है, ये बेसिकली जो 8 है ना ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है ना ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एड्रेस लाइन्स को, कि आपके पास कितनी एड्रेस लाइन्स हैं। और उसके बाद आपके पास जो टोटल टोटल रोज हैं वो 8 है, मतलब यहाँ पे टोटल 8 रोज हैं, और ईच रो में चार फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, मतलब ईच रो में चार बिट्स जो हैं वो आप स्टोर करोगे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। देखो डाटा इनपुट यहाँ पे अगर डाटा राइट करना होगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट इनपुट को भी वन कर दोगे, राइट को भी वन कर दोगे, तो जो भी डाटा यहाँ से ऊपर से आएगा वो आगे इसमें हमारे फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 का मतलब क्या था कि आपकी ये एड्रेस लाइन्स, ठीक है। अब इन एड्रेस लाइन्स के ऊपर चूंकि यहाँ पे 8 हमारे पास 0 से लेकर 7 तक जो है वो रोज हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लो अप्लाई करते हो ना 0 0 0, मतलब तीनों बिट्स 0 0 अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 0, क्योंकि ये 0 की बाइनरी है 0 0 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो फर्स्ट रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जो भी डाटा दोगे वो इस फर्स्ट रो के ऊपर आगे रीड या राइट होगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हो 0 0 1,
तो यहाँ पे आपकी ये जो रो नंबर 1 है ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप 0 0 0 10 करते हो तो ये रो नंबर 2, ऐसे ही फिर रो नंबर 3, रो नंबर 4। तो जो भी आपने रो सेलेक्ट करनी हो उसके लिए आप यहाँ पे 3 बिट्स जो है वो बताओगे अपनी एड्रेस बार के ऊपर या एड्रेस बस के ऊपर। समझ आ गई बात की? तो ये इसका तरीकाकार है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आपको बस डिफरेंट इनपुट्स हैं। ये बेसिकली राइट, डब्ल्यू का मतलब राइट, और सी एस का मतलब है चिप सेलेक्ट के मतलब कौन सी चिप आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद दोस्तों ओ ई का मतलब है आउटपुट अनेबल कि मतलब यहाँ पे अगर आपने आउटपुट अनेबल कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने डाटा रीड करना है वो आपको यहाँ पे अनेबल, ये ट्राई स्टेट बफर के थ्रू जहाँ पे डाटा आउटपुट के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और अगर आप राइट करते हो डाटा तो उस सूरत में भी अगर आप ये जो ओ ई है मतलब आउटपुट अनेबल है उसको भी अगर 1 कर दोगे तो फिर जो भी डाटा राइट होगा वो आपको यहाँ पे रीड भी होगा साथ ही, मतलब वो डिस्प्ले भी हो सकता है ट्राई स्टेट बफर के थ्रू। तो ये बेसिकली अगर आपने डाटा राइट करना है तो आप ये वाला सिग्नल अप्लाई कर दोगे। अगर आपने सिर्फ डाटा रीड करना है तो आप ये वाला ओ ई सिग्नल और इसके साथ सी एस सिग्नल अप्लाई कर दोगे। और अगर ये जो सी एस सिग्नल दोस्तों चिप सेलेक्ट वाला, ये आपने बेसिकली दोनों दफ़ा अप्लाई करना है, चाहे हमने डाटा राइट करना है चाहे आपने डाटा रीड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी एक स्टैटिक मेमोरी की डिफरेंट सेल्स की जो है आपको डायग्राम दिखाई जा रही है। इस तरह यहाँ पे ये उसकी बेसिकली स्टैटिक रैम की ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देखो 0 A से लेकर A13 तक बेसिकली आपकी डिफरेंट रोज हैं 14। ये 14 रोज हैं। अब इन 14 रोज के लिए आपको एड्रेस लाइन के ऊपर कितनी बिट का एड्रेस स्टोर भेजना पड़ेगा? 4 बिट का, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 4 बिट का मतलब क्या है? 4 बिट का मतलब अगर 4 बिट का एक सिंगल एड्रेस हो तो 2 की पावर अगर मैं 4 लूँ तो जवाब कितना आता है? 16। यानी यहाँ पे अगर 4 बिट का मैं एड्रेस यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं 16 रोज़ को जो है वो एड्रेस कर सकता हूँ ईजिली। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितनी रोज़ है? 0 से 13 तक मतलब 14 रोज़ है। तो हम इन 14 रोज़ को इन 4 बिट के साथ जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास रैम है, उस रैम के अंदर 16 के इंटू 8 का मतलब यहाँ पे 16 का मतलब है कि इतने टोटल जो है वो आपके पास जो डाटा है वो स्टोर किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी 16,000 की। और 8 का मतलब है यहाँ पे बाइट्स, मतलब ये कह रहा है 16,000 बाइट्स जो है वो इस मेमोरी रैम के अंदर जो है वो स्टोर की जा सकती हैं। उसके बाद ये सेम वैसे ही जो मैंने ऊपर ऊपर आपको बताया था, ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं, सी एस चिप सेलेक्ट का, डब्ल्यू ई मतलब राइट अनेबल का, और उसके बाद ओ ई मतलब आउटपुट अनेबल मतलब रीड का सिग्नल है। और उसके बाद ये आपकी डाटा इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा या तो रीड करोगे या फिर राइट करोगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 39 की बड़ी अच्छे से समझ आई होगी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसको आपने अच्छे से करना है और आगे जितने भी अब लेक्चर है वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ तक जितना पढ़ लिया उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।